दिलचस्प आंकड़ा दिया अग्रवाल साहब ने कि इंडिया के जो लार्ज कैप आईटी कंपनियां हैं और मिड कैप आईटी कंपनियां दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये तो उनके खुद के डेटा के आधार पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। एक इन्वेस्टर्स क्या करे, एक इन्वेस्टर के पास क्या इससे क्यों लेना चाहिए। जैन साहब पहले आपके पास, फिर सिन्हा जी आपके पास आऊँगा, और सुनील साहब तो इसके मास्टर हैं, उनके पास जाऊँगा। जैन साहब। देखो लक्ष्मण जी, आईटी स्टॉक्स की अगर आप देखें, आई थिंक देर आर साइंस ऑफ, आई वुड से साइंस ऑफ सॉर्ट ऑफ चेरी पिकिंग, साइंस ऑफ बॉटल फिशिंग इन आईटी स्टॉक। और उसके 3-4 कारण हैं। आई थिंक जिस तरह की वैल्यूएशंस अब हो गई, खासतौर से लार्ज कैप, अच्छे लार्ज कैप आईटी स्टॉक में वैल्यूएशंस डिसेंटली अट्रैक्टिव हो गई हैं। उसके अलावा इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एआई काइंड ऑफ नॉइज, एआई काइंड ऑफ सिनेरियो, डेफिनेटली आई ऑल्सो एग्री कि कहीं ना कहीं शायद जो इंडिया के जो दिग्गज 5-6 कंपनीज हैं, एआई बस में शायद वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। ठीक है, दैट इज अनदर डे टू डिबेट ऑन दैट। बट उसके बावजूद भी आई थिंक इंडिया आईटी सेक्टर में, व्हाट इंडिया आईटी सेक्टर हैज डन इन लास्ट से 25-30 ईयर्स, बहुत स्ट्रांग ऑपरेशनल डिलीवरी इंडिया आईटी सेक्टर ने दी है। बहुत स्ट्रांग क्वालिटी वर्कफोर्स इंडिया आईटी सेक्टर डिलीवर करता है। और जिस तरह के वैल्यूएशन हो गए हैं मिड कैप आईटी में, आई थिंक दोबारा से कहीं ना कहीं थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गए हैं, जो 4-5 काउंटर्स जो ज्यादा चल रहे हैं। बट जो लार्जर आईटी स्टॉक्स हैं, लार्जर आईटी कंपनीज हैं, उसमें लगता है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हैं। काफी अच्छा कैश फ्लोज है, काफी अच्छा डिविडेंड है उसके अंदर। सो अगर हम एक पुराने एक थ्योरी पे जाएं तो आई थिंक दीज कंपनीज आर लुकिंग अट्रैक्टिव। यहां से अब खोने को कम है, पाने को ज्यादा है। इट जस्ट दैट कि हमारे जो आज के इन्वेस्टर्स हैंगे, वेदर दे आर रियल वैल्यू इन्वेस्टर्स ऑफ पेशेंस, या हर आई वुड से सेकंड या थर्ड इन्वेस्टर को एक मोमेंटम बेट चाहिए, एक ट्रेडिंग बेट चाहिए। दे वांट द रिटर्न्स इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। उसमें शायद हो सकता है कि खरे आईटी स्टॉक्स ना होते। बट overall I think over a broader period of time, over next 2, 3, 4, 5 quarters kind of thing, I think IT stocks एक attractive level पे है। और परसेंटेज ऑफ अ पाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मेजर परसेंटेज आपके नए फ्लोज के आईटी में जानी चाहिए, बट परसेंटेज ऑफ अ पाई आईटी स्टॉक्स में अब जाना चाहिए। हालांकि आपने जो जवाब दिया ना जैन साहब, उसमें ही मैं, उसी से मेरे मन में एक सवाल उठा। आपने कहा कि ट्रेडिशनल तरीके से सोचें तो बड़ी आईटी कंपनियां जो है, लार्ज आईटी कंपनियां, उनके वैल्यूएशन अच्छे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आईटी में कोई ट्रेडिशनल तरीके से सोच नहीं रहा है। अब क्यों नहीं सोच रहा है, उसके पीछे वजह यह है कि सबका ये मानना, परसेप्शन है, बाकी आप लोग ज़्यादा बेहतर डिटेल में बताएंगे। संजय सिन्हा साहब आप जवाब दीजिएगा कि जो बड़ी आई कंपनियाँ, उनके मुकाबले मिड कैप जो आईटी कंपनियां हैं वो एआई का ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल कर रही हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं अपने कस्टमर को लेकर के। तो कई कस्टमर बड़े आईटी कंपनियों को छोड़ के मिड कैप आईटी कंपनियों को पास जा रही हैं। तो यही वजह है कि मिड कैप आईटी कंपनियों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। ये थ्योरी कितना सही है, परसेप्शन कितना सही है, संजय सर? काफी हद तक लखनऊ जी ये बात सही है, क्योंकि देखिए वो कह रहा है इस सेक्टर में स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। अगर आप आईटी सेक्टर की ग्रोथ की हिस्ट्री देखें तो पहला अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर को मिला था जब Y2K के लिए कंपनी ने काम करना शुरू किया। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी शिफ्ट कर गया जब विदेशी कंपनियां अपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को आउटसोर्स करना शुरू कर दी, क्योंकि भारतीय कंपनीज के पास मैन पावर कैपेबिलिटी ज्यादा थी। आज विदेश में भी देखें तो जहां पर सबसे बड़ा मार्केट है आईटी के लिए, वो है अभी एआई का। और एआई में जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं, चूंकि उनका अब तक का जो बिजनेस मॉडल है वो ज्यादा वर्कफोर्स ओरिएंटेड था कि हमारे पास इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, हम आपके सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस बना देंगे। एआई में शायद आपको इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एआई सिर्फ आइसोलेशन में तो आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एआई पर काम करने के लिए आज भी आपको एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। एजेंट यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर मॉडल्स जो कि एआई का यूज करके आपको सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को छोटी साइज की जो कंपनी है, छोटी और मिड साइज की कंपनीज, इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को बहुत जल्दी इस के अनुसार अडेप्ट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हमारी बड़ी कंपनीज इसको अपने बिजनेस मॉडल को अडेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनको समय लगेगा। इसी के लिए टैक्टिकली अगर आप देखें, आज की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिड कैप में ज्यादा दिख रही है, लेकिन अगर आप लंबे समय की अवधि को देखेंगे
तो जैसा कि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय कंपनीज की, जिन्होंने Y2K के अपॉर्चुनिटी को यूज किया, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के अपॉर्चुनिटी को यूज किया, वो एआई की अपॉर्चुनिटी की तरफ भी अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। इसी के लिए देखिए बाजार में क्या है ना, पैसा का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। आप अगर स्टॉक ए में पैसा लगा रहे हैं, वहां पर आपको 20% मिल रहा है, और स्टॉक बी में लगा रहे हैं जहां पर कि आपको 10% मिल रहा है, तो आप प्रेफर करेंगे कि आप स्टॉक ए में लगाएं। तो इसको देखते हुए विद इन आईटी सेक्टर ज्यादा पैसा जो है वो मिड कैप की तरफ आज जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर 24 महीने की अपॉर्चुनिटी देखें, 36 महीने की अपॉर्चुनिटी देखें, तो आप लार्ज कैप आईटी कंपनीज को इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसा कि हमारे इग्नोर नहीं कर सकते, भी कर रहे थे, वैल्यूएशन के तौर पे वो अट्रैक्टिव है। हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक जो प्रैक्टिकल चीज़ है मैं आपको बताऊं, सुनील साहब जवाब दीजिएगा आप, कि मैं कई सारे आईटी के इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के साथ बातचीत किया, तो मैंने कहा जब भी प्लेसमेंट होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां आती होंगी आईटी सेक्टर की, तो उनका कहना, जो ब्राइट बच्चे हैं उनका कहते हैं नहीं, हम लोग बड़ी कंपनियों को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ काम सीखने का, काम करने का बहुत मौका नहीं होता। हम लोग छोटी कंपनियों को या इमर्जिंग कंपनियां, नई कंपनियां, मिड साइज कंपनियां, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को बड़ा मौका मिलता है। तो जो ब्राइट बच्चे, यंग टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनकी भी प्रायोरिटी बदल रही है, इन्वेस्टर्स के छोड़ दीजिए। तो जब यंग टैलेंटेड बच्चे, नए बच्चे वहाँ जाएंगे तो ऑब्वियसली उनके पास अच्छा मैन पावर होगा। नहीं, बात सही है कि युवा की सोच ऑलवेज एक हायर सैलरी, एक्साइटिंग वर्क पे होती है, और ये परसेप्शन है कि बड़ी कंपनियां एक स्टेडी, स्टैंडर्ड, ओल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरह काम करती है, राइट? ये परसेप्शन है, मगर बदलाव भी दिख रहा है, क्योंकि क्या करना चाहिए इनको, ये ना जैसे करें ना, ये सेपरेट सेल एक क्रिएट करके, और शायद कुछ कंपनी को खरीदे, मुझे वो सब्सिडरी होगा, और उसके अंदर ये जाके बट कॉम्पिटिटिव सैलरीज पे करना होगा, जो ये मिड कैप आईटियां दे रही है। आप मार्केट में पूछिए, सैलरी में 20-30% की डिफरेंस है बिटवीन क्या मिड कैप कंपनियां देती है वर्सेस लार्ज कैप कंपनियां देती है, बिकॉज वो बहुत कॉस्ट कॉन्शियस है और स्टैंडर्ड बिजनेस है। तो उनको एक सब्सिडरी के जरिए एआई के वर्कफोर्स के लिए जरूर कंपटीशन से मैच करके अपना कॉस्ट बढ़ाना होगा, और शायद इसीलिए वो ओल्डर वर्कफोर्स को ले ऑफ कर रही है, क्योंकि वो भी बिजनेस मॉडल को रिजिक कर रहे हैं इसके बेस पे। मिड लेवल और सीनियर ले ऑफ करके फ्रेश इनफ्लो में ये ले रहे हैं, बट थोड़ा वक्त लगेगा टू रीएडजस्ट द प्राइसिंग। सेम कंपनी के अंदर एक एआई लेवल रिक्रूट के लिए ज्यादा तनख्वाह और नॉर्मल आईटी के लिए कम तनख्वाह रखना इतना आसान नहीं है। तो ये एक मुश्किल चीज है, मगर वो उसको सोल्यूशन ढूंढेंगे। जैसे आपने एक एआई कंपनी को खरीद लिया और उस कंपनी के जरिए उसको हायर करें, आप टीसीएस, आईटी, इन्फोसिस सब भयंकर खर्चा कर रहे हैं ना एआई की लेवल पे, तो ऐसा नहीं है, वक्त लगता है, और जब मूव करेंगे बहुत स्ट्रांगली मूव करेंगे। क्या है कि वो परसेप्शन बात कही ना, परसेप्शन इज रियलिटी। आज परसेप्शन इज रियलिटी, यानी इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए सब ये परसेप्शन को बिलीव कर रहे हैं, पर एक ना एक दिन ये परसेप्शन चेंज होगा, बिकॉज इट इज रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। मगर आज कोई रियलिटी माने परसेप्शन को ही रियलिटी मान रहा है। प्रॉब्लम, दिक्कत यही है। ये एक दिक्कत है। लेकिन जो हम सीधा टेक अवे की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल साहब, एक जो सुझाव यहाँ पे निकल कर सामने आया जयंत साहब की तरफ से, सिन्हा जी ने भी कुछ हद तक बताई बात को, कि हम लोगों को अगर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म में जाना है तो लार्ज कैप के पास जाएं, शॉर्ट टर्म में रहना है, मीडियम टर्म में रहना है तो आप जो है मिड कैप के पास रह सकते हैं। आप इसी व्यू के साथ हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, आप मिड कैप ही ज़्यादा बेहतर है या फिर लार्ज कैप ही ज़्यादा बेहतर है? देखिए, मुझे लग रहा है कि मिड कैप कंपनीज में अगर हम रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ पैटर्न देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3 to 5 years, लेट्स स्टिक टू लास्ट 3 years, वहां आपको लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, तो हम यहाँ कोई इमोशनल डिस्कशन नहीं कर रहे, हम कोई एआई ड्रिवन डिस्कशन नहीं कर रहे, हम डेटा फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली अगर अर्निंग ग्रोथ नहीं आएगी, अगर टॉप लाइन ग्रो नहीं करेगा, तो वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस कैसे बढ़ेगी? और ये चारों टॉप कंपनियों का लास्ट 3 साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोई ऐसे एक्साइटिंग नंबर में ग्रोथ नहीं है। तो आगे इनकी ग्रोथ कैसे आ जाएगी? मेरे पास अभी तक इसके सामने कोई भी ऐसा ठोस, हमारे पास एविडेंस नहीं दिख रहा है कि हाँ अब हम यहाँ से, क्योंकि रेवेन्यू गाइडेंस इन्हीं 4 कंपनियों की आती है और वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे। तो किस तरह से फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि इन कंपनियों को कोई खरीदे और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, जब यहाँ पे कोई इनोवेशन ही ऐसा नहीं हो रहा जो कि डिस्ट्रप्टिव है? और जहां डिस्ट्रप्शन हो रहा है वहां पे तो कैपेक्स भी बहुत ज्यादा है, और उनके आप परफॉर्मेंस देखिए,
अब निवेडिया का तो मैंने नाम भी नहीं लिया है। आप पांचों कंपनियों को प्लॉट करके देख लीजिए कि लास्ट 3 साल में स्टॉक परफॉर्मेंस वाइज ये कहाँ थी, इनकी अर्निंग्स कहाँ थी और हमारी ये टॉप 4 कंपनियां कहाँ थी। तो मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है मिड कैप कंपनियां थोड़ी सी वैल्यूएशन में लगती होगी स्ट्रेच, बट ग्रोथ वहां है, रेवेन्यू वहां है, सर्टेनिटी वहां है, तो मैं वहीं जाना चाहूंगा।